हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर एट होम। हमने पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स ही करते हैं। फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है सबसे पहले 4.6, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इन इनइक्वालिटीज को हमें ज्योमेट्रिकली स्टैब्लिश करना है। कैसे स्टैब्लिश करना है? ज्योमेट्रिकली। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है? वो गिवन है हमारे पास a प्लस बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के सम के या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो हम इस इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करेंगे? ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। मैंने इसको आपको करने के लिए कहा था, बट एक बच्चे ने पूछा है तो इसके एक दो पार्ट्स मैं बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। तो a प्लस बी वैक्टर ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि दो वैक्टर्स हैं हमारे पास, एक इधर है और एक इधर है। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर a को, मैग्नीट्यूड को, और ये क्या है इनका? डायगोनल। ये क्या है इनका? डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट। तो ये क्या होगा? ये होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा था? हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि जो अगर दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की, तो तीसरा क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। तीसरी जो क्लोजिंग साइड होती है उसकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बट ट्रायंगल दिखने में ऐसा ही होता है कि तीन साइड्स होती हैं उसमें, बट उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है उसकी उस प्रॉपर्टी? कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से क्या होगा? बड़ा होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये इसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों साइड्स का सम या तो थर्ड से छोटा होगा या फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें। इज दैट क्लियर? सॉरी, ये इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ आएगा क्योंकि ये सम क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को किया। इसी तरह हम सेकंड को कर सकते हैं। दो का डिफरेंस अगर है तो एक वेक्टर हमने इस तरफ लिया a मैग्नीट्यूड, और दूसरा वेक्टर हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ले लिया। ये कौन सा है? b वेक्टर। और फिर वही सेम एक ये ड्रॉ कर दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? a माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इसको भी इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है 4 है, तो 3 प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। 3 और 4 का सम हमेशा 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से क्या होगा? बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये होता है इसमें। फिर नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्या है? a माइनस बी। वो भी आपको प्रूव करनी है, सिर्फ आपको इसमें थ्योरेटिकली लिखना है, प्रूव कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.12। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? 4.12। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। कितनी स्पीड से हो रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली। ऊपर से होती है बारिश, हमें पता है वो तो। फिर a woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction। एक वुमेन इस तरह से बाइसाइकिल को क्या कर रही है? राइड कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कितनी स्पीड से? उसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर
सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फिर व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, कौन सी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, ये पूछा है। तो इधर स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, बारिश कितनी स्पीड से आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, मोशन तो इस तरफ है और बारिश इस तरह से आ रही है, तो उसको कितनी डिस्टेंस के ऊपर अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं जैसे इधर मूव कर रही है तो हम इस तरह इस एंगल के ऊपर किसको होल्ड कर रहे हैं अम्ब्रेला को। तो अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए थीटा क्या आएगा, थीटा tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 30 अपॉन tan, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 3, ये थीटा की वैल्यू आ गई। बट ये थीटा अभी किसके साथ बन रहा है, जब बारिश इस तरह और हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं। बट इन जनरल जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं वो हमेशा इसी तरह अज्यूम करते हैं। तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, ये जो थीटा है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये थीटा जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना है 10 और ये कितना है 30। अब हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा कितना आएगा 10 अपॉन 30, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3, यानी कि वर्टिकल के साथ तो कितना एंगल बना रहे हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 3 और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहे हैं tan इनवर्स 3। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन पूछिए, अम्ब्रेला को आप किस तरह होल्ड करेंगे, यानी आप इस तरह से थोड़ा सा इसको इंक्लाइन रखेंगे वर्टिकल से, आप इस तरह जा रहे हैं तो अम्ब्रेला को थोड़ा सा इंक्लाइन रखेंगे ताकि बारिश की बूंदें आपके ऊपर ना आए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.13। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास 4.13, क्या गिवन है इसमें, A man can swim with a speed of 4.0 km/h in still water। जो एक मैन है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, कितनी स्पीड से तैर रहा है 4.0 किलोमीटर यानी 4 km/h। फिर हाउ डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर, एक रिवर की विड्थ हमें गिवन है कितनी है 1 किलोमीटर। If the river flows steadily at the rate of this, then अब इसमें दो चीजें पूछी हैं। पहला क्या कहा है इसमें कि एक मैन है वो तैर करके एक नदी को पार करता है कितनी स्पीड से 4 km/h से, जिसकी विड्थ कितनी है 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस विड्थ कितनी है 1/4, तो 1/4 आवर, 1/4 आवर कितना होता है 15 मिनट, यानी उसको कितनी देर लगेगी रिवर को क्रॉस करने में 15 मिनट। फिर इसमें क्या पूछा है आगे, इफ द रिवर फ्लोज स्ट्रेटली एट द रेट ऑफ, अगर रिवर भी क्या कर रही है फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 3 km/h, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 3 km/h, एंड he makes strokes normal to the river। नॉर्मल का मतलब अगर रिवर इस तरह से है, ये रिवर है, नॉर्मल का मतलब इस तरह से वो इसको क्रॉस कर रहा है। हाउ फार द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। अब सिंपल सी बात है, बहती हुई नदी है, द रिवर इज फ्लोइंग, रिवर अगर फ्लो कर रही है आप उसके अंदर एक बार खड़े होंगे तो आप भी क्या होंगे फ्लो करेंगे। आप जब फ्लो करेंगे तो आपकी स्पीड तो आपकी है ही, बट रिवर की स्पीड भी उसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो रिवर के साथ आप कितनी दूर चले जाएंगे ये पूछा है, उसको कितनी देर लगी रिवर को क्रॉस करने में 15 मिनट। कितनी स्पीड से रिवर चल रही थी 3 km/h, तो कितनी दूर तक वो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, तो 3 × 1/4, तो 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर कितना होता है 750 मीटर्स, यानी वो रिवर के साथ साथ कितना आगे चला जाएगा उसमें तैरता हुआ 750 मीटर। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन क्या है, एक नदी है इस तरह से, एक क्या है नदी, आपको इस नदी को क्रॉस करना है, तो क्रॉस कर रहे हैं, नदी भी फ्लो कर रही है और आपको भी स्विम करना है।
तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। और दूसरा क्या पूछा है, अगर रिवर की स्पीड इतनी है तो आप कितना आगे चले जाएंगे रिवर के साथ जब आप उसको क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारे पास 4.14 इन अ हार्बर। हार्बर क्या होता है? हार्बर वो एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं समुद्र के किनारे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स खड़ी रहती हैं। विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। विंड ब्लो कर रही है कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन है हमारे पास 4.14 and the flag on the mast of the boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. एंकर क्या होता है? वो जिससे हम शिप को रोक सकते हैं, लोहे के होते हैं। उसके मस्ट के ऊपर यानी इसकी छत के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। वो फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। वो फ्लैग किधर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इधर ही हवा चल रही थी और फ्लैग की डायरेक्शन भी इधर ही थी। ये नॉर्थ होता है तो ये ईस्ट होता है, तो ये वेस्ट होता है तो ये साउथ होता है। और ये एंगल कितना है? थीटा 45 डिग्री। क्यों है ये 45 डिग्री? क्योंकि जो डायरेक्शन हमें गिवन है वो कितनी डिग्री है? 45 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। फिर हमें क्या कहा है? इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ। बोट क्या कर रही है? 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ। वीबी वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन 51 किलोमीटर पर आवर। ये हमें गिवन है। अब इसमें आगे क्या कहा है कि जो हमारे पास क्या गिवन है इसमें, if the boat starts moving at the speed of to the north, what is the direction of flag on the mast of the boat? अब इस फ्लैग की डायरेक्शन किधर होगी जो पहले नॉर्थ ईस्ट थी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो अब देखते हैं यहाँ पर ये थीटा 45 है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, इधर भी मूव करे तो ये माइनस वी भी हो जाएगी। ये थीटा 45 है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 190 प्लस 45 135 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ बोट हमने कौन सा एंगल फाइंड किया? क्योंकि बोट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी, फ्लैग किधर की तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ। तो ये एंगल कितना आ गया? 135 डिग्री। अब ये एंगल किसके बीच में आया? VW एंड नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गया। ये क्लियर है सबको? अब हमें क्या कहा है इसमें कि हमें वो एंगल निकालना है जिससे ये हार्बर टर्न जो फ्लैग है वो घूमेगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan बीटा। tan बीटा इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था? Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q sin थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था जब रिजल्टेंट हमने निकाला था किसका? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। तो Q की वैल्यू कितनी है? 72, थीटा कितना है? 135। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? तो Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा? Q के प्लेस पे आ जाएगा VW। क्या आ जाएगा? VW या VB। VB कितना है? VB sin थीटा अपॉन VW प्लस VB cos थीटा। साइन अपॉन कॉस आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास। VB की वैल्यू कितनी है? 51 साइन 135 अपॉन 72 प्लस 51 कॉस 135। साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। कॉस 135 कितना होता है? 1/√2 नेगेटिव साइन के साथ, और साइन 135 क्या होता है? 1/√2 पॉजिटिव साइन के साथ। जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी? tan बीटा की। तो इस तरह से हम बीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो बाकी के 4-5 क्वेश्चंस हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन से और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं 4.20, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अभी। 4.20 क्या गिवन है इसमें?
द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर वेक्टर आपको गिवन है 3.0 t या 3 ही लिख लेते हैं, 3 t I कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4 k कैप मीटर। ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। वेयर t इज इन सेकेंड्स, t किस में है, सेकेंड में है, टाइम किस में है, सेकेंड्स में। फिर है द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r to be in meters, फाइंड v and a ऑफ द पार्टिकल, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का। और इसमें पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 2.0 सेकेंड, कितनी वेलोसिटी होगी और क्या उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है हमसे कब, 2 सेकेंड के बाद, जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड हो जाए। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आर हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t है वहाँ पर, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 3i कैप। फिर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, तो -2 × 2t j कैप। वहाँ पे t का टर्म नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 3i कैप माइनस 4t j कैप। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 3i कैप है, इसमें t का टर्म नहीं है, जब t का टर्म नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस 4t, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा -4 j कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया -4 j कैप। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में हमसे पूछा है वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड 2 सेकंड के बाद में। तो हमारे पास यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमें क्या पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या पुट कर देते हैं 2, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4 × 2 j कैप। तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गई वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो 8 या 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 शायद होता है 73, तो √73 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। फिर हमसे इसकी क्या पूछी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कौन सा है जो y डायरेक्शन में है और बेस कौन सा है जो x डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है -8 और बेस कितना है 3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स -8/3। अगर इसकी वैल्यू पता हो हमें तो हम पुट कर सकते हैं, वरना आंसर्स को हमें यहीं छोड़ना है जब तक क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ना हो। इज दैट क्लियर। वैल्यूज गिवन ना हो तो अपना दिमाग लगाना है, मत बैठ जाना, सिर्फ इस तरह से सॉल्व करके छोड़ देना। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा 4.20, इसमें हमने क्या किया, पोजीशन गिवन थी, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्सेलरेशन के बाद हमको वेलोसिटी पूछी थी 2 सेकंड के बाद और उसकी डायरेक्शन भी पूछी थी, तो वो हमने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4.21, अभी 4.20 किया था, अब 4.21। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। A particle starts from origin at time equals to 0 सेकेंड। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन का मतलब 0 0, और इस केस में टाइम भी कितना था 0 था, टाइम भी कितना था 0 सेकेंड। विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10.0 j कैप मीटर पर सेकेंड,
10.0 है तो पॉइंट हटा देते हैं, तो सिर्फ 10 लिख लेते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए। 10 इन द डायरेक्शन ऑफ y, मूव्स इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, इसका एक्सेलरेशन गिवन है xy प्लेन के अंदर, कौन से प्लेन में, xy प्लेन में, और जो कितना है 8 i कैप प्लस 2 j कैप, और इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने टाइम के बाद x की वैल्यू 16 हो जाएगी, और उसी टाइम के ऊपर y की वैल्यू कितनी होगी, और फिर पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और फिर क्या पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। ये चीजें हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, सॉल्यूशन तो आ जाएगा। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि पार्टिकल हमारा पहले ओरिजिन के ऊपर है, किसके ऊपर है ओरिजिन वो पॉइंट होता है 0 0, टाइम कितना था 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन थी 10, जे कैप का मतलब y डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू गिवन है, टाइम कितने टाइम के बाद x वैल्यू 16 हो जाएगी, और उस पर y की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है, और स्पीड पूछी है, और क्या पूछा है स्पीड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से हमें क्या निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हमें क्या निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर, और फिर हमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी क्या मतलब हुआ इसमें, हमें जस्ट अपोजिट करना है। जब अभी पहला क्वेश्चन अभी हमने किया तो पोजीशन गिवन था, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई, उसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है उल्टा, यानी एक्सेलरेशन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है dv बाय dt, तो dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a dt। अब दोनों साइड का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v वेक्टर, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 8 i कैप प्लस 2 j कैप, dt कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब यहाँ पे t की पावर 0 है, t नहीं है यहाँ पर, तो t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8t i कैप प्लस 2t j कैप और प्लस वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी कितनी u, ये क्यों ऐड हुआ u, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आ जाएगा v dt इज इक्वल्स टू dr, और वी कैन से dr इज इक्वल्स टू v dt। तो अब हमें dr निकालना है, dr तो हमारे पास गिवन है कितना है, dr विल बी इक्वल्स टू 8t i कैप प्लस 2t j कैप, 8t i कैप प्लस 2t j कैप प्लस u वेक्टर और dt। अब दोनों साइड का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया, तो कौन सा वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर। 8t, t का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आई कैप, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 t स्क्वायर अपॉन 2 j कैप, और u का क्या हो जाएगा u इंटू t, और u कौन सी डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में हमें गिवन है, ठीक है। तो z डायरेक्शन बाद में भी आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास r वेक्टर आ गया, यानी जब उसने स्टार्ट किया कहाँ से ओरिजिन से, तो ओरिजिन पे उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो 0 0 था, अब पोजीशन वेक्टर इसके इक्वल है कितने टाइम के बाद t टाइम के बाद, तो ये कितना आ जाएगा r कैप इज इक्वल्स टू 2 1 4 तो 4t स्क्वायर i कैप, 4t स्क्वायर i कैप प्लस 2 से 2 कैंसिल t स्क्वायर j कैप प्लस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 j कैप इंटू t, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हम i कैप वालों को अलग अलग कर लें तो 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10 प्लस t स्क्वायर j कैप,
ये आ गया। बट हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो x और y दोनों को रिप्रेजेंट करता है, x i कैप प्लस y j कैप। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4t स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4t स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस t स्क्वायर, 10 प्लस t स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। कितने टाइम के बाद x की वैल्यू 16 हो जाएगी, कितने टाइम के बाद x की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, 4 1 जा 4 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी 4 सेकंड के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। और y पूछा है 4 सेकंड के बाद, तो 10 4 का स्क्वायर 16, तो y कितना हो जाएगा 26, y कितना हो जाएगा 26, इज दैट क्लियर, 26 मीटर, यानी 4 सेकंड के बाद ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 आएगी 4, ये 2 सेकंड आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14। ठीक है, मैंने यहाँ पे रूट नहीं किया था। तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो हम r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद x की वैल्यू है 16, तो ये क्या आ जाएगा 16 i कैप, y की वैल्यू कितनी है 14, 14 j कैप, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई r की। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या पूछिए, स्पीड, क्या पूछिए स्पीड 2 सेकंड के बाद, तो स्पीड निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। डायरेक्शन पूछिए, तो डायरेक्शन निकाल लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 14/16। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.22। कौन सा क्वेश्चन है 4.22, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या गिवन है इसमें, I and J are unit vectors along x and y axis respectively। I के अलाउंग तो x के अलाउंग तो कौन सा है I कैप, और y के अलाउंग कौन सा है J कैप। यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट। फिर इसमें पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स i प्लस j एंड i माइनस j। i प्लस j का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और i माइनस j का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीजें पूछी। फिर इसमें क्या कहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर हमें और गिवन है a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप along the directions of i plus j and i minus j। इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे i प्लस j में और i माइनस j में, ये हमसे पूछा है। और कहा है कि आप ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है इसका 1 होता है और ये भी कितना होता है 1 होता है। तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड क्या आएगा i प्लस j का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका पूरे का रूट, तो ये कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड √2। इस केस में tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा -1/1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -45। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा √2। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में j क्या होता है नीचे नेगेटिव, यहाँ पे तो दोनों ही क्या है पॉजिटिव i कैप, यहाँ पे j पॉजिटिव और यहाँ पे भी j नेगेटिव, इस तरह से होता है इसमें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये वाला जो वेक्टर है ये कौन सा है i प्लस j वेक्टर, और ये कौन सा है i माइनस j वेक्टर। इसलिए यहाँ पे एंगल कितना होगा -45 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना होगा +45 डिग्री।
ये हमने फाइंड कर लिया। ये दो चीज़ें हमसे पूछी थी पहले। तो क्या पूछा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे यूनिट वेक्टर्स। तो हमने वो दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब क्या पूछा है आगे इस क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनके रेस्पेक्ट में क्या होगा या इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो a हमारे पास गिवन है, इसके डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी 3/2। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2 या फिर tan इनवर्स 1.5, ये हमारे पास आ गया। फिर जो हमने वैल्यूज निकालनी है, क्या निकालना अब हमें, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 + 9 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा √13। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। बट क्या हुआ यहाँ पर कि हमें इसका कंपोनेंट निकालना है इन दोनों के रेस्पेक्ट में। इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसका कंपोनेंट क्या होगा, अगर हमें i प्लस जे के रेस्पेक्ट में निकालना है कंपोनेंट, तो वो क्या होगा, i प्लस जे के रेस्पेक्ट में a का कंपोनेंट क्या होगा, हम इसको एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं p से। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, इट विल बी a cos थीटा i प्लस जे अपॉन √2 इसके इक्वल होगा। यहाँ पर ये थीटा क्या है, ये थीटा इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस है। यानी जो a का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, a का जो डायरेक्शन निकाला, माइनस i प्लस जे का जो हमने डायरेक्शन निकाला। ऐसे ही जब हम i माइनस जे के केस में निकालेंगे, i माइनस जे के केस में, तो भी क्या आएगा a cos थीटा i माइनस जे अपॉन √2। तो किसके डायरेक्शन में आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, i माइनस जे की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे थीटा इक्वल है किसके, tan इनवर्स 1/3/2 के माइनस कितना डिग्री 45 डिग्री। और यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे थीटा इक्वल है tan इनवर्स 3/2 माइनस 45 डिग्री, इसकी डिफरेंस के। अगर इनकी वैल्यूज हमें एग्जाम में गिवन हो तो हमें वो पुट करनी है, हमें याद नहीं रखनी है फिजिक्स के अंदर वैल्यूज, मैथमेटिक्स में भी ये वैल्यूज काम नहीं आएंगी। तो हमें इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन वैल्यूज़ को। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ दें और इस केस में यहाँ तक भी छोड़ दें, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आपका आंसर देना है। फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। कौन सी इनमें से रिलेशंस ट्रू हैं। एक रिलेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक रिलेशन हमारे पास इस तरह से लिखी हुई है कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 1 प्लस वेलोसिटी एट टाइम 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कभी भी एवरेज नहीं हो सकती। फिर वी एवरेज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऊपर क्या है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट पूछा है एवरेज इसके इक्वल हो सकती है, तो सिर्फ आपको यस और नो में आंसर देना है इस क्वेश्चन में। फिर 4.24 रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू है या फॉल्स है उसका एग्जांपल हमें देना है। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं है कंजर्व्ड हो, क्यों, एनर्जी क्या होती है धीरे धीरे लॉस होती चली जाती है, तो एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होती। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, बिल्कुल ले सकती है नेगेटिव वैल्यूज। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है बट नेगेटिव हो सकता है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन होती है। फिर डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, वेरी कर सकती है। मास है, मास अगर अर्थ के ऊपर 100 किलो है तो मून के ऊपर इसका 1/6 टाइम हो जाएगा। हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या कहा है इसमें कि अगर एक्सिस चेंज होगी तो इसकी वैल्यूज भी चेंज नहीं होगी, बट एक्सिस क्या, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सभी चीज़ों के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे।
फिर अगर टाइम रहेगा तो हम बाकी बचे हुए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस